बेटा हमने मैंडल्स लॉ पढ़ लिए थे। मैंडल के हमने जो 3 लॉ पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, मैंडल के लॉ का एक्सेप्शन बताया था कि मैंडल के जो लॉ थे, जो मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्लॉज किए, डायहाइब्रिड क्लॉज किए, मैंडल के उसके एक्सेप्शंस मिले। बाद में और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें मिला कि मैंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्लॉज के जो या डायहाइब्रिड क्लॉज के जो रेशियो बताए थे, मोनोहाइब्रिड क्लॉज का रेशियो मैंडल ने क्या बताया था, मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्लॉज का फिनोटाइपिक रेशियो मैंडल ने बताया था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो बताया था 1:1। तो बाद में और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो उनको ये पता चला कि और प्लांट पर, और किसी प्लांट पर, मटर के अलावा और किसी प्लांट पर अगर वही एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कोई और रिजल्ट मिलते हैं। तो वो मैंडल के एक्सेप्शन क्या है। हमने पहले भी आपको बताया था मैंडल ने क्या किया था, मैंडल ने अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। मैंडल ने, हमें लिखाया भी है आपको बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, मैंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो 7 कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। वो 7 कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ध्यान रखना, 7 कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ठीक है, आपको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जीन इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगी बेटा। जीन इंटरेक्शन, पहली चीज़ तो आप इंटरेक्शन का मतलब समझिए। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इंटरेक्शन का मतलब ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का आपस में इंटरेक्ट होना, यानी आपस में बातचीत करना या फिर एक दूसरे के विचारों का करना, ठीक है, या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, इसको कहते हैं इंटरेक्शन। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो आपका मुझसे इंटरेक्शन हो रहा है, मेरा आपका आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब आप यहाँ पर 4-5 लोग बैठे, 4-5 लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होगा, मेरा और आप लोगों का इंटरेक्शन होगा। तो इसको कहते हैं इंटरएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इंटरेक्शन कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीन इंटरेक्शन की। जीन्स का इंटरेक्शन कैसे होता है, जीन्स का इंटरेक्शन कैसे होता है, हम पीछे की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जीन की बात हमने कही तो जीन हमने क्या कहा था बेटा? जीन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, ये आपको पता है कि क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जीन्स को एक ठप्पा से लगा हुआ कि ये जीन है। आपको मालूम है जीन क्या है? जीन तो सेगमेंट है डीएनए का। आपको मालूम है पूरा, जैसे ये पूरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर पूरी लेंथ में, इस पूरी लेंथ में डीएनए है। तो डीएनए का ये वाला हिस्सा कोई कैरेक्टर बना रहा है, ये वाला हिस्सा कोई कैरेक्टर बना रहा है, ये वाला हिस्सा कोई कैरेक्टर या ट्रेट कह सकते हैं, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ट्रेट भी कह सकते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया ट्रेट का मतलब प्रोटीन ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ट्रेट यानी प्रोटीन। क्यों प्रोटीन? क्यों? क्योंकि डीएनए को तो प्रोटीन ही बनाना है, डीएनए का काम ही है प्रोटीन को बनाना, है ना। जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो कोई ना कोई प्रोटीन की वजह से ही हो रहे हैं। तो ट्रेट का मतलब प्रोटीन है, ये बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो जीन क्या है? जीन सेगमेंट है डीएनए का। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। हमने कहा जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन मतलब एक जीन इस क्रोमोसोम पर, एक जीन इस क्रोमोसोम पर, इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, यानी ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, कुछ ऐसा इंटरेक्शन जो भी है। 2 टाइप का इंटरेक्शन, 2 टाइप का होगा, एलिलिक या इंटरजीनिक, नॉन एलिलिक या इंटरजीनिक। हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया बेटा, इंट्रा का मतलब उसी के अंदर, इंट्रा का मतलब उसी के अंदर, इंटर का मतलब 2 के बीच में, है ना। इंट्रा यानी एक चीज़ है, इसमें जैसे कि ये पेन है, इस पेन के अंदर इंक है, इंक का और इस पेन का इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो एक में ही तो है, दैट इज इंट्राजीनिक। अगर मैंने कहा कि ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, सपोज मेरे पास दूसरा पेन इस समय यहाँ नहीं है, ये दूसरा कोई पेन है या दूसरी कोई चीज़ है, इसका इससे इंटरेक्शन हो रहा है, तो 2 के बीच में, इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों का इंटरेक्शन इंटर एलिलिक। केवल इसी के अंदर का इंटरेक्शन, इसी के अंदर जो लिफिल है, इसके अंदर जो इनके, इसका इंटरेक्शन इंट्रा, 2 के बीच में इंटर। तो याद रखिएगा, एक जीन ये है, एक जीन ये है, 2 जीन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। एक जीन के पास 2 एलील होते हैं, ये आपको मालूम है। एक जीन के पास कितने एलील? 2 एलील, है ना। अभी तक तो हमने यही समझा है, एक जीन
के पास 2 एलील होते हैं। कौन से? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। एक जीन के पास 2 एलील, एक जीन के पास 2 एलील, उन दोनों एलील में ही इंटरेक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा एलीलिक इंटरेक्शन या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। नॉन एलीलिक इंटरेक्शन ये है, 2 अलग अलग एलील, 2 अलग अलग जीन। इसको इंटरजीनिक है, 2 जीन के बीच में, इंटरजीनिक है 2 जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एलील आप लोगों को ध्यान होगा बेटा, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डीएनए है, डीएनए के पास ये एक जीन है, ये जीन है बेटा, ये एक जीन है डीएनए के पास, ये डीएनए का दूसरा जीन है, ये डीएनए का तीसरा जीन है। इस जीन के पास 2 एलील होंगे ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए है ये जब अपनी कॉपी बनाता है तो एक ये रिसेसिव वाला कर देता है ना, तो इस जीन का ही तो पार्ट है ये वाले ने अंतर कर दिया बस। जब ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो इसने ये डीएनए बना लिया, तो इस वाले जीन में थोड़ा अंतर आ गया तो ये छोटा रह गया। देखिए बाकी सब एक जैसे हैं, एक जैसे है ना, तो एक ही क्रोमोसोम की बात तो हो रही है बेटा। देखो इसको इस तरीके से समझ लो, पहले डीएनए हो, पहले क्रोमोसोम होता है ऐसा, फिर बाद में इसके क्रोमेटिड बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ना बाद में, इस तरीके से क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है, पहले ये जीन ये था, ये जब इस डीएनए इसके अंदर है तो डीएनए, इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई तो ये देखो 2 डीएनए बन गए ना, 1 2, पर है तो एक ही डीएनए के। तो यहाँ पर ये वाला जीन जो है ये तो ये रहा, इस वाले जीन को मैंने ये बना दिया, और इसने जो कॉपी बनाई थी अपनी, ये कॉपी बनाई थी तो ये छोटा बना था, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। कॉपी वाला डीएनए कौन सा है? इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई थी वही है, तो इसने छोटा ये बना लिया, तो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। ठीक है, तो एक ही जीन के बीच में तो इंटरेक्शन हो रहा है, एक जीन के 2 एलील के बीच में तो इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक ही जीन के अंदर तो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी एक ही जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, ध्यान रखिए। एलीलिक इंटरेक्शन हो गया, ये क्या दिखाया है मैंने? एलीलिक इंटरेक्शन। ये मैंने क्या दिखाया है? एलीलिक इंटरेक्शन, जिसको इंट्राजीनिक इंटरेक्शन भी कह रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, सेम लोकस। लोकस क्या है? लोकस मैंने आपको पहले नहीं बताया, समझ लीजिएगा बेटा। लोकस का मतलब होता है लोकेशन, लोकस का मतलब लोकेशन, लोकेशन का मतलब जीन जिस जगह पर प्रेजेंट है, जीन जिस जगह पर प्रेजेंट है। जैसे कि ये डीएनए है, जैसे कि ये पूरा डीएनए है, ये वाला जीन, ये जीन है, ये जीन इस जगह पर प्रेजेंट है, तो ये इसका लोकस हो गया। एक जीन यहाँ प्रेजेंट, तो इस जीन का लोकस ये, इस जीन का लोकस है। तो लोकस का मतलब है जीन की लोकेशन, जीन जहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब है कि क्रोमोसोम पर जीन की जो प्रेजेंट, जीन जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जीन की जगह, क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन, जिस जगह पर उपस्थित होता है। जैसे कि ये जीन का लोकस ये है, ये लोकस है, ये इसका लोकस ये, इसका लोकस ये, इसका लोकस ये, है ना। सेम लोकस पर ही है, सेम लोकस है, एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर तो था, एक ही पोजीशन पर उपस्थित जीन, एक ही पोजीशन पर तो है ये, सेम लोकस, सेम जीन के बीच इंटरेक्शन, जिसको हम एलीलिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं ना बेटा, एलीलिक इंटरेक्शन। तो ये एलीलिक इंटरेक्शन होता है, एक जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन कहलाता है एलीलिक इंटरेक्शन। बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा आराम से। अब इस एलीलिक इंटरेक्शन के जो एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं उनमें से मैंने आपको एक बता दिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, इसके बाद हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लीथल जीन पढ़ेंगे और फिर हम प्लियोट्रोपिक जीन पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी एलीलिक इंटरेक्शन। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने चार्ट आपको इसलिए बना के दिया है कि इससे आपको बहुत एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? एलीलिक इंटरेक्शन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लीथल जीन और प्लियोट्रोपिक जीन, ये सभी एलीलिक इंटरेक्शन है। हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम आगे बात करेंगे। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुका है, हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और अब ये पढ़ेंगे, तभी आपको
जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल याद रखिए, ये एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, यूनिजीन, प्लीयोट्रॉपिक जीन, ये सभी एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात कर रहे हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक या इंटरजीनिक, इंटरजीनिक यानी कि इंटरजीनिक यानी कि दो जीन के बीच में। ये जैसे मैंने ये इंटरजीनिक बनाया है, इंटरजीनिक क्या हुआ, इंटरजीनिक का मतलब ये क्या हुआ, ये एक क्रोमोसोम, इसका जीन ये है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये है, मान लेते हैं ये T है और मान लेते हैं ये Y है। देख लीजिए आप, लोकस भी अलग है जीन का, जीन तो अलग है ही, और जब जीन अलग है तो एलील भी अलग है। तो दो जीन यानी कि इस वाले जीन और इस वाले जीन के बीच में इंटरेक्शन, या आपको मैंने यहाँ पर दो क्रोमोसोम बनाकर बताए, ये भी इंटरजीनिक इंटरेक्शन है। इंटरजीनिक इंटरेक्शन मतलब है दो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के बीच इंटरेक्शन। दो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, इन दोनों के जीन के बीच में इंटरेक्शन कहलाएगा इंटरजीनिक इंटरेक्शन। या देखिए, या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये मैंने जब इस तरीके से बनाते हैं, एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एक जीन ये है, एक जीन ये है, ठीक है, ये इसका लोकस है, लोकस इसका लोकस है, इसका लोकस है, मान लीजिए ये कैपिटल टी है, मान लीजिए कि ये कैपिटल जी है, इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन, ये भी इंटरजीनिक कहलाएगा। है तो दो जीन ही, तो इंटरजीनिक का मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के बीच इंटरेक्शन। इंटरजीनिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, एक ही क्रोमोसोम दो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के बीच इंटरेक्शन, या फिर एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित दो जीन के बीच इंटरेक्शन। बेटा एक क्रोमोसोम के ऊपर तो हजारों जीन्स होते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर हजारों जीन्स होते हैं। अगर पहले नंबर, अगर एक ही क्रोमोसोम पर जो पहले नंबर का जीन है और जो हजारवें नंबर का जीन है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो भी इंटरजीनिक इंटरेक्शन ही कहलाएगा। दो जीन के बीच में इंटरेक्शन, चाहे वो दो जीन चाहे अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, कहलाएंगे क्या, इंटरजीनिक। ठीक, और इसीलिए इसको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो नॉन एलिल के बीच में, तो नॉन एलिल होगा बेटा, इसके एलील अलग है, इसके एलील अलग है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, इसके एलील अलग है, इसके एलील अलग है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये कहलाता है इंटरजीनिक इंटरेक्शन। हमें इंटरजीनिक इंटरेक्शन में जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, ये तीन हमें इंटरजीनिक में पढ़ने हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा बिल्कुल, इंटरजीनिक क्या है, इंट्राजीनिक क्या है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा बेटा, ठीक है। अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देती हूँ रिवाइज करके। अब हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंट्राजेनिक। मैंने आपको सारा बता दिया इंटरेक्शन। अभी हमने जो शुरुआत कर दी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले एग्जाम्पल से, वो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हम लोग अभी इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ना है, ठीक है। हमने पहला पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि ये जितने भी हम पढ़ेंगे ना बेटा, इंट्राजीनिक या इंटरजीनिक के जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये सभी मेंडल के एक्सेप्शन, ये
सारे के सारे मेंडल के अपवाद हैं, क्योंकि इनमें सारा अलग सिस्टम दिखेगा जो कि मेंडल ने बताया था वो नहीं दिखेगा। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पढ़ा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब एक दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो मेंडल के अकॉर्डिंग, तो मेंडल के अनुसार तो पहली जनरेशन में डोमिनेंट पेरेंट वाला डोमिनेंट पेरेंट जैसा दिखाई देता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दोनों पेरेंट में से एक जैसा दिखाई देता है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था कि जब दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया था तो जो F1 जनरेशन में आया था वो अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी नहीं मिलता था, किसी से भी नहीं मिलता था, ठीक है। वो दोनों कैरेक्टर का मिक्सचर था। फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो पता चला कि दोनों कैरेक्टर का मिक्सचर था, इसीलिए तो बाद में F2 जनरेशन में रेड और वाइट प्योर फॉर्म में दिखाई दिया, पिंक भी दिखाई दिया, रेड भी दिखाई दिया और वाइट भी दिखाई दिया। तो आपको ध्यान होगा मैंने एग्जाम्पल बताया था, रेड और हमने वाइट के बीच क्रॉस कराया था, गैमेट बनाए थे, इसके आर और इसके आर क्रॉस कराया था तो आर बना था जो कि पिंक था। फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवा के हमने ये क्रॉस बनाया था बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आया था आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हमने कहा था कि हमारे पिंक कितने बने, 2, रेड कितने बने, 1, वाइट कितने बने, 1। तो हमने कहा था इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आएगा और फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आएगा। तो ये जो F1 जनरेशन आई थी, इस F1 जनरेशन में आप देखिए ये F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट में से किसी से नहीं मिलती थी। पेरेंट तो इसके रेड और वाइट थे, दोनों में से किसी से नहीं मिल रहा था, इसीलिए कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अधूरी प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता है, तो उनका पिक्चर हो गया है, लेकिन ये कैरेक्टर मिक्सिंग नहीं है, ये ध्यान रखिए। मेंडल ने भी ये कहा था कि F1 जनरेशन में अगर पेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है, एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है पेरेंट का, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मेंडल ने कहा था कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। मेंडल ने ये कहा था, मेंडल ने इन चीज़ों को बार बार समझना होगा, बार बार ध्यान रखना होगा, बार बार ध्यान करना होगा, ये चीज़ें आगे बढ़ गए। मेंडल ने कहा था कि जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था, मेंडल ने कहा था F1 जनरेशन में डोमिनेंट पेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है प्लांट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव वाला है ही नहीं है, दोनों हैं। लेकिन उन्होंने कहा था दोनों हैं लेकिन उनका कोई मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग मतलब ऐसी मिक्सिंग नहीं होगी कि अलग ना हो सके वो। तो मेंडल ने भी कहा था कि वो ब्लेंडिंग नहीं है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी बेटा ब्लेंडिंग नहीं हो रही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। कैसे हम ये कैसे कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही? ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि दूध में पानी को मिला दीजिए तो दूध और पानी को अलग नहीं करा जा सकता, वो हो गई ब्लेंडिंग। लेकिन यहाँ तो रेड और वाइट मिलकर पिंक बन रहा है, तो हम ये ना सोचें कि रेड और वाइट मिलकर पिंक बन गया तो रेड और वाइट की ब्लेंडिंग हो गई, जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई गई थी। मेंडल ने भी सेल्फिंग इसीलिए ही कराई थी जिससे ये पता चले कि कहीं दोनों कैरेक्टर बिल्कुल मिक्सिंग तो नहीं होगा कहीं। लेकिन जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो पता लगा कि मिक्सिंग तो हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव वाला तो दिखाई नहीं रहा है F2 जनरेशन, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये अलग है जो कि दिखाई नहीं देता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा ब्लेंडिंग नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती। क्वेश्चन बनकर आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस तरीके से पढ़ा था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस। अब हम दूसरा पढ़ा है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस, को यानी साथ साथ, को का मतलब होता है साथ साथ। यानी मेंडल ने कहा था कि जो F1 जनरेशन में आता है वो अपने दोनों पेरेंट में से किसी से एक से मिलता है, उसमें
एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है वही अपने आप को शो करता है, रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं करता। लेकिन को डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो कोई भी दोनों कैरेक्टर में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। दोनों कैरेक्टर जब एक साथ आते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग पहचान को शो करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पहचान को प्रदर्शित करते हैं, एक साथ अपनी अपनी पहचान को दिखाते हैं। तो को डोमिनेंस ये है। को डोमिनेंस जो है बेटा, आपको बताऊँ, को डोमिनेंस का मतलब लिख लीजिए, इस फिनोमिना में, इस फिनोमिना में दोनों जीन F1 जनरेशन के प्रोजेनी में, दोनों जीन F1 जनरेशन की प्रोजेनी में, F1 जनरेशन की हाइब्रिड प्रोजेनी में, F1 जनरेशन की हाइब्रिड प्रोजेनी में, इस फिनोमिना में दोनों जीन F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्रोजेनी में अपनी पहचान को प्रदर्शित, अपनी अपनी पहचान को प्रदर्शित करते हैं। यह भी ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं है, यहाँ भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ भी कोई ब्लेंडिंग नहीं है, यह भी ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों जीन बराबरी में प्रदर्शित, दोनों जीन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और इसका जो एग्जाम्पल हमको पढ़ना है वो एग्जाम्पल है ह्यूमन मैमल्स में किसी भी ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ABO ब्लड ग्रुप, ह्यूमन बीइंग्स में बेटा कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप A होता है हम लोगों में, ब्लड ग्रुप B होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और O होता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव वाला तो RH फैक्टर वाला हिसाब किताब होता है, वो आप जुलॉजी में शायद पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा आपने। तो ABO ब्लड ग्रुप, A, B, AB और O, ABO ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको इसके बारे में, अब हम ABO ब्लड ग्रुप, अब हम कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ा था, अब हम कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
पहली चीज़ याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप का जीन है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो है आई जीन। आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्लड ग्रुप के जीन को, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कितने टाइप के जीन बनते हैं। देखिए, एडीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स है ना। एडी ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स हैं बेटा? 3 एलील्स हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी और स्मॉल आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इसमें से आई ए जिसको हम डोमिनेंट मानते हैं, आई ए को क्या मानते हैं? डोमिनेंट। आई बी को भी डोमिनेंट मानते हैं। स्मॉल आई को रिसेसिव माना जाता है। स्मॉल आई को रिसेसिव माना जाता है। ठीक है, इन तीनों से जो पॉसिबल फिनोटाइप बनते हैं, पॉसिबल फिनोटाइप मतलब ये 3 एलील्स हैं, इनसे कौन कौन से ब्लड, ए वाले से ए ब्लड ग्रुप, बी वाले से बी ब्लड ग्रुप, ए और बी साथ आ जाएंगे तो ए बी, और स्मॉल आई होता है ओ बी। ये ए ब्लड ग्रुप के पास होगा, ये बी ब्लड ग्रुप के पास होगा, दोनों मिल जाएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। और ये स्मॉल आई ओ के पास होता है, यानी कि ओ का जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है। ओ का जो जीन होता है बेटा वो रिसेसिव होता है, ध्यान रखना बेटा इस बात को। ठीक है, अब मैं एक चार्ट बनाने जा रही हूँ। ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप उसका जीनोटाइप, यहाँ लिखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जीनोटाइप होता है आई ए आई ए। ठीक है, और एंटीजन जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी होता है बी। हमेशा एंटीबॉडी अपोजिट होता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसका जीनोटाइप होता है आई बी आई बी। आपको मालूम है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो 2 एलील लिखेंगे साथ साथ, मालूम है आपको गैमेट के अंदर एक पहुंचेगा। इसका एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसका जो जीनोटाइप बनेगा आई ए और आई बी। और एंटीजन होता है ए और बी, और एंटीबॉडी कोई नहीं होता, एंटीबॉडी इसके पास कोई भी नहीं होता। जबकि ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसका जीनोटाइप स्मॉल आई और स्मॉल आई होता है, एंटीजन कोई नहीं होता है इसके पास, और एंटीबॉडी होते हैं इसके पास ए और बी। आपको मालूम है ना, ये जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, दाता, यूनिवर्सल डोनर है ये सबको। ओ ब्लड ग्रुप तो दाता है, ये सबको ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये ग्राही कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। तो ये ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी बेटा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, थोड़ी सी एनसीईआरटी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको कोडोमिनेंस वाला मैं
एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका, ठीक है। ये तो मैंने चार्ट बता दिया आपको, तो जीनोटाइप आप देख लीजिए कितने कितने कौन से बने, ठीक। देखिए जैसे कि सपोज किसी की मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो मदर का जो जीनोटाइप होगा वो आई ए हो सकता है, समझते हैं ना। और फादर का मान लेते हैं कि आई बी है ना। जब क्रॉस कराएगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, इनके जो संतानें पैदा होंगी वो किस ब्लड ग्रुप की होंगी, देखिए इसको इससे क्रॉस कराएंगे आई ए बी, इसको इससे क्रॉस कराइए आई बी, अब इसको इससे क्रॉस कराइए आई बी, इसको इससे कराइए आई बी, यानी ये संतान ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप की होगी, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप की और ये भी ए बी ब्लड ग्रुप की, यानी कि 100% संतानें ए बी ब्लड ग्रुप की होंगी। क्यों? क्योंकि मदर का जीनोटाइप आई था, फादर का आई का बेटा। ध्यान रखना, हमने कहा था कि स्मॉल आई रिसेसिव होता है, स्मॉल आई रिसेसिव होता है। तो अगर हमने कहा कि मदर का जो ब्लड ग्रुप था वो ए था लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप ओ था, तो आप कैसे लिखेंगे भाई? मदर का ब्लड ग्रुप आई ए हो सकता है, चलिए मान लेते हैं फादर का ये हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस अगर कराएंगे तो आप देखिए आई ए स्मॉल आई, देख लीजिए। अब इसको इससे कराएंगे तो ये भी यही आएगा, इसको इससे कराएंगे तो ये भी यही आएगा और इसको इससे कराएंगे तो ये भी यही आएगा। इसके पास एक आई स्मॉल आई रिसेसिव है, तो ये ओ वाला तो आएगा ही नहीं सामने। क्यों? क्योंकि ओ तो रिसेसिव है, ये वाला स्मॉल आई तो रिसेसिव है, तो ये वाला जो होगा संतान ये वाली जो होगी ये ए ब्लड ग्रुप वाली होगी, ये भी ए ब्लड ग्रुप की होगी, ये भी ए ब्लड ग्रुप की, ये भी ए ब्लड ग्रुप। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले के तो दो जीनोटाइप हो सकते हैं, इस कैपिटल ये आई ए होगा तो भी ए ब्लड ग्रुप और आई ए स्मॉल आई होगा तो भी ए ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि स्मॉल आई की कोई अपनी पहचान नहीं है। लेकिन जब आई और आई बी साथ में आते हैं तो हम इसको ए नहीं कह सकते कि ये ब्लड ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, दोनों के पास अपने अपने अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं। इसीलिए आई और आई बी में से कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, ए और बी जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों अपनी अपनी अलग अलग पहचान शो करते हैं, ए और बी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ स्मॉल आई जो होता है इसके पास कोई पहचान नहीं है, ये किसी के भी पास आ जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा, बी के पास आ जाएगा तो भी बी दिखाएगा। अगर यहाँ पर आई बी स्मॉल आई होता तो बी होता है, ठीक है ना। ऐसे प्रोसेस हम लोग और आगे बनाकर देखेंगे। आपको यहाँ क्या समझना है कि ब्लड ग्रुप में जब इस ए ब्लड ग्रुप का क्रॉस बी ब्लड ग्रुप के साथ कराया जाता है और ए और बी एक साथ आ जाते हैं तो ए और बी में कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों एक साथ आकर ए और बी एक साथ आकर अपनी अपनी अलग अलग पहचान को शो कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं इसको? कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं बेटा? कोडोमिनेंस। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कोडोमिनेंस है। मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगी इसके लिए, क्योंकि कुछ अलग चीज़ दी हुई है एनसीईआरटी में, कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बार जो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, एनसीईआरटी से भी एक बार मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, तो अच्छे से समझ लीजिए कोडोमिनेंस। इसके बाद हम लोग मल्टीपल एलील पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी वही पढ़ेंगे।